ऑलराइट बेटा, स्टार्ट लेते हैं क्लास से। कल हमने जो है वो ब्रीफ ओवरव्यू लिया था कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते हैं और उन्हें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहा जाता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक्स? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक सम कैलकुलेशंस एंड टू मेक डिसीजन मेकिंग एंड क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ डाटा चाहिए होता है, तो वो डाटा स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम डाटा गैदर करते हैं और डाटा पे प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो 3 है, which allows us to compare one set of data with another, right? पूरे डाटा को एक सिंगल वैल्यू में कंडेंस करके हम एक डाटा सेट को दूसरे डाटा सेट से कंपेयर करते हैं। तब सवाल ये पैदा होता है कि रॉ डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था। अब हमें ये सीखना है कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, पूरा लेक्चर पूरा जो है वो लिख लाइएगा और हम इंशाल्लाह आज एक्सप्लेनेशन लेंगे। तो आइए आज हम मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखते हैं। सबसे पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीन। सही है, सबसे पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीन। तीनों ही एवरेजेस कहलाते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारी जबान में हम लोग जब कहते हैं कि एवरेज परसेंटेज निकालो, तो जो एवरेज परसेंटेज हम निकालते हैं ना, वो मीन होती है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की जबान में सिर्फ मीन इज नॉट द ओनली एवरेज। एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर ये होता है कि हम लोग सिर्फ मीन को ही एवरेज मानते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि सिर्फ मीन इज नॉट द ओनली एवरेज। हमारे पास मजीद एवरेजेस भी जो है वो हैं, और वो है मीडियन एंड मोड, और वो भी हमारे एवरेजेस हैं। तो पहला मेजर है मीन और दूसरा मेजर है मीडियन और तीसरा मेजर है मोड। अच्छा, अनग्रुप्ड और ग्रुप दोनों डाटा के लिए मैं आपको सारी चीजें निकालना सिखाता हूँ। अगर मैं मीन निकालूंगा अनग्रुप डाटा का, तो याद रहे अनग्रुप डाटा का मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। ये मीन का सिंबल मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो x है और x के ऊपर एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब होता है कि मीन। इंडिविजुअल वैल्यूज को हम x कहते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज को हम x कहते हैं, और अगर x के ऊपर एक लाइन बना दी जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका मतलब है x का मीन। ये सिंबल आप अपने जहन में रखें, ये अभी काम आए या ना आए, इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि आपको ये किताबों में ये सिंबल नजर आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, बल्कि ये आपको कभी मैथ्स में भी नजर आ सकता है, लेकिन यूजुअली आगे तो आपको बहुत ही काम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी वेरिएबल पे एक लाइन बनी हुई हो, इसका मतलब उस वेरिएबल की मीन की बात हो रही। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सही है, मीन का सिंबल तो मैंने आपके सामने रख दिया। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीन निकालने का तरीका होता है, अनग्रुप डाटा की बात कर रहा हूँ, जो रॉ डाटा होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर आप मीन निकालना चाहते हैं, तमाम वैल्यूज को प्लस कर दें और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज उसे डिवाइड कर दें। अब मैं आपसे कहता हूं भाई कि ये जो एग्जाम्पल है आपके सामने, 00122 222 334 55 66 78 999, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का मीन निकालें। मैं आपसे कहता हूँ अनग्रुप में मीन निकालने, तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर सारी वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। अच्छा, मीन होगा क्या? क्लास में 18 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, 10 नंबर का पेपर था, 18 के 18 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। तो अगर मुझे उस क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने, अगर मुझे उस क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने, तो मैं तमाम मार्क्स को टोटल करूंगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो आ जाएगा सक्सेसफुल। सही है, एक को होस्ट है, मैं एक और भी बना देता हूँ और 5 मिनट रुक जाना, मैं फिर अटेंडेंस भी ले लिया। अच्छा देखो, तो मीन अगर मैं निकाल रहा हूँ तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तमाम वैल्यूज को अगर आप प्लस करें, तो ये हो जाएगा। तो बताएगा सम करके, मैं कर तो रहा हूँ वैसे, 81 आ जाएगा सम। मीन आ जाएगा 81 अपॉन 18 है, 81 अपॉन 18। तो अगर 81 अपॉन 18 करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 4.5। तो आपका जो मीन है वो आ गया 4.5। अब मुझे बताएं, क्या सबने ये मीन कैलकुलेट कर लिया है? मैंने क्या किया, तमाम वैल्यूज को प्लस किया, 0 + 0 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 से लेकर 9 तक मैंने इसको प्लस किया। जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास तमाम वैल्यूज का सम आ गया 81। नंबर ऑफ वैल्यूज थी 18, क्योंकि 18 स्टूडेंट्स थे
18 से डिवाइड किया तो मेरे पास मीन आ गया 4.5। इसका मतलब एवरेज क्लास परफॉर्मेंस ये है कि जब 18 बच्चों ने पेपर दिया तो ऑन एवरेज 18 बच्चों के ऑन एवरेज जो हर बच्चे के मार्क्स थे वो 4.5 नंबर थे, मतलब 5 से भी बिलो, एवरेज परसेंटेज 50% से भी बिलो है, तो बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस है। सही है। तो अनग्रुप डाटा का मीन निकालना बहुत आसान होता है, जितने भी रॉ डाटा में नंबर्स हैं उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब आते हैं ग्रुप डाटा पे। ग्रुप डाटा का फॉर्मूला आप देख सकते हैं मीन का क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और मैंने आप अगर आप कल याद करें तो मैंने आपको वही डाटा जो रॉ डाटा था उसी को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करवाया था। तो इसका मतलब है कि जो मीन इस अनग्रुप डाटा का होगा वही मीन इस ग्रुप डाटा का होना चाहिए। जब सेम रॉ डाटा ग्रुप में कन्वर्ट होता है, जब सेम रॉ डाटा ग्रुप डाटा में कन्वर्ट होता है तो उस सूरत में मीन मीडियन मोड तीनों के सेम आने चाहिए। मैं इस वाले ग्रुप डाटा की बात कर रहा हूँ जिसमें सिंगल वैल्यूज होती हैं। वो जो क्लास इंटरवल्स वाला डाटा होता है उस पर तो अभी मैं आया ही नहीं हूँ। सही। अच्छा, अब हम बात ही करते हैं कि ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। सबको ऐड करके 64 आ रहा है? नहीं यार, अब तो 84 आ रहा है मेरे पास। नहीं नहीं, 81 है, 81 है, सही है, बिल्कुल सही निकाला है मैंने। अच्छा, ग्रुप डाटा निकालना है, मीन ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा जो है उसका कैसे निकलता है, आप देखें फॉर्मूला देखें। सिग्मा, अच्छा सिग्मा का क्या मतलब होता है? एक तो मैंने यहाँ लिखा था सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, लेकिन यहाँ मैंने सिग्मा एक्स लिखा है। आपको पता है मैं सिर्फ आसान भाषा में सम ऑफ वैल्यूज लिख कर भी समझा सकता था, लेकिन ये मैं टर्मिनोलॉजीज क्यों लॉन्च करता हूँ? ताकि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग दूँ, ताकि फ्यूचर में जब ए लेवल में भी आप पढ़ रहे हो तो आपको पता हो। तो ये सिग्मा एक्स का क्या मतलब होता है? सिग्मा, ये जो साइन है ना, ये वाला जो, इसको कहते हैं सिग्मा, और कुछ लोग उसको समेशन भी कहते हैं, समेशन एक्स या सिग्मा एक्स। और सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एक्स, तमाम एक्स वैल्यूज का सम। और याद रखें एक्स जो है ना किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू को कहते हैं, तो इसलिए सिग्मा एक्स का मतलब होता है, सिग्मा या समेशन एक्स का मतलब होता है कि तमाम वैल्यूज का सम। सही है। अच्छा, सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब होता है? सिग्मा एफ एक्स को जरा समझें। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कि पहले हर सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कि पहले हर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करें, जब सारे एफ एक्स आ जाए तो उनको प्लस कर दें। और सिग्मा एफ का मतलब होता है तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम। सही है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है हर एफ को हर एक्स से मल्टीप्लाई करें, जब सारे एफ एक्स आपके पास आ जाएं तो उन सब का सम। अब मैं यहाँ पर एफ एक्स का एक कॉलम बना रहा हूँ, देखिएगा एक्स आ गया, एक्स मौजूद है। जब मैंने रॉ डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास टेबल बना था। अब मैं एफ एक्स निकाल रहा हूँ। एफ एक्स का क्या मतलब, हर एफ को हर एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6, ये 4, ये 10, ये 12, ये 7, ये 8, ये 27। अच्छा, सारे एफ एक्स आ गए। सही है, सारे एफ एक्स मेरे पास आ गए। अब मैं सारे एफ एक्स को प्लस करता हूँ, जरा सारे एफ एक्स को प्लस करें, देखिए क्या बनता है। 0 + 1 6 7 13 17 27 39 46 54 61 और 81, फिर आके ये 81 बन गया। अच्छा, सिग्मा एफ का मतलब होता है तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम। और ये बात याद रखें कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी होती हैं वही सिग्मा एफ का आंसर आता है। सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू एन, सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू एन, मतलब जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं वही सिग्मा एफ का। अब देखें ना, 0 जो मार्क्स हैं वो 2 दफा थे, 1 मार्क 1 दफा था, 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के थे, 3 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के थे। जब मैं सारे स्टूडेंट्स को प्लस करूंगा तो 18 ही आएगा ना आंसर। लिहाजा सिग्मा एफ का मतलब जो है, सिग्मा एफ जो अनग्रुप डाटा में एन होता है, ग्रुप डाटा में वही सिग्मा एफ होता है। सही है। जब डाटा अलग अलग होते हैं तो फिर तो ये बात हम नहीं देख सकते, लेकिन जब मैंने सेम अनग्रुप डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट किया तो ये बात हमारे सामने आ रही है कि मीन दोनों सूरतों में सेम आ रहा है। इनफैक्ट अभी मीडियन और मोड भी सिखाऊंगा तो आपका आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। सही है।
तो मीन जो है मैंने आपके सामने मुकम्मल तौर पे कम्युनिकेट कर दिया कि ये मीन कैसे निकाला जाता है। मुझे बताएं यहाँ तक मीन सबको क्लियर है? किसी को मीन तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? उससे ज़रा फीडबैक चैट पे शेयर करें ताकि फिर जो है मैं आगे की जाने पढ़ूँ। सब अपना फीडबैक शेयर करें बेटा ताकि मुझे पता चल जाए। सिर्फ 2-3 बच्चे शेयर करेंगे क्या? बाकी सो रहे हैं सारे? और मैंने आपसे कहा था आप कैमराज नहीं खोलेंगे, मैं आप लोगों को वेटिंग रूम में भेज दूंगा। वेटिंग रूम में भेजना शुरू कर दूँ? भाई कैमराज खोल लो ताकि मुझे पता चले सो नहीं रहे हो, जाग रहे हो। मैं वेटिंग रूम में भेजना शुरू कर दिया बेटा। तो नई कैमराज खोल रहे हो उनको वेटिंग रूम में भेजो। रियाज जल्दी से खोलो वरना वेटिंग रूम में जा रहे हो। अली मेहदी, अफसा खान, मलिक बिलावल। नहीं, मलिक बिलावल को एडमिट नहीं करना। इसने अपना कैमरा नहीं खोला था इसलिए इसको वेटिंग रूम में डाला है। मैं खुद एडमिट करूँगा। जी बेटा, सिर्फ मीन समझाया अभी। शरीक राशिद। हाँ शरीक, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हेलो शरीक। शरीक तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सबकी आवाज़ आ रही है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही। अहमद मुस्तफा वीडियो खोले, जल्दी से खोले। चलें। तो अनग्रुप ग्रुप दोनों का आंसर सेम इसलिए आ रहा है मीन का क्योंकि मैंने आपको बताया सेम अनग्रुप डाटा जो है वो हमने ग्रुप में कन्वर्ट किया था, दैट्स वाई। सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मीडियन की जानिब। मीडियन में सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो आपके सामने मौजूद है वो क्या है कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द मीडियन, अनग्रुप डाटा का जब मीडियन निकालना है या ग्रुप डाटा का निकालना है, पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है कि आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों की इजाज़त होती है लेकिन हम असेंडिंग ही फॉलो कर रहे होते। तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करें। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। सही है, स्मॉल से बिग तक जाते हैं। मतलब जैसे ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं 0 0 1 2 2 2 3 4, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे। तो ये जो ऑर्डर नंबर्स का फॉलो हो रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर ही है, राइट। ये असेंडिंग ऑर्डर है जिसके थ्रू मैंने नंबर्स लिखे। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको जो है वो मैं मीडियन जो है वो आसानी से निकालना सिखा सकूं। तो अगर कभी एग्जामिनेशन में तकरीबन ऐसा होता है कि आपको अरेंज नहीं होती वैल्यूज, तो जैसे पहले 9 लिखा हुआ है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 10 लिखा हुआ है, तो आपने पहले अरेंज करना है। याद रखें सबसे पहला स्टेप मीडियन का जो मैंने लिखा है कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द मीडियन,
फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सही है। अच्छा, देन फाइंड द मिडिल ऑब्जर्वेशन, और फिर ये पता लगाएं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन मिडिल ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, मिडिल ऑब्जर्वेशन के लिए अनग्रुप डाटा में क्या फॉर्मूला फॉलो होता है, देखिएगा कि मिडिल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं। मिडिल ऑब्जर्वेशन निकालने का फॉर्मूला है n+1/2, और जो इसका आंसर आएगा वो वाला टर्म हम रीड करेंगे, वो मीडियन का आंसर नहीं होगा, बल्कि वो वाला टर्म हम रीड करेंगे। और ये फॉर्मूला हम दोनों सूरतों में फॉलो करते हैं, वेदर n इज इवन और ऑड, दोनों सूरतों में हम ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं। अच्छा सर, इसको जरा अप्लाई करके बताएं। अब देखिए, मैं अप्लाई करके बताता हूँ आपके सामने, सही है। ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। अच्छा, n की वैल्यू क्या होती है, n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर 18। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मीडियन निकालते हैं। मैंने कहा 18+1/2, कैलकुलेशन करें, 18+1/2, तो ये हो गया 19 डिवाइडेड बाई 2, 19 डिवाइड बाई 2 हो गया 9.5। अच्छा, 9.5 मीडियन नहीं है, 9.5 टर्म मीडियन है। अच्छा सर, 9.5 तो कोई टर्म है ही नहीं, हमारे पास 9th टर्म है और 10th टर्म है। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारा 9th टर्म जो है वो 4 है, और हमारा 10th टर्म जो है वो 5 है। तो 9.5 तो कोई टर्म है ही नहीं। तो बेटे अगर 9 लिखा होता तो 9th टर्म पढ़ते, अगर 18, अगर ये कैलकुलेशन जो हमने की है इसका आंसर 9 आता तो हम 9th टर्म को रीड करते, इसका आंसर 10 आता तो हम 10th टर्म को रीड करते। लेकिन क्योंकि इसका आंसर 9.5 आया है, इसका मतलब एवरेज ऑफ 9th एंड 10th टर्म, एवरेज ऑफ 9th एंड 10th टर्म, 9th और 10th टर्म का एवरेज, 9th और 10th टर्म का एवरेज, एवरेज ऑफ 9th एंड 10th टर्म। सवाल में देखता हूँ, अभी चैट पढ़ने में फोकस मेरा आउट हो रहा है। तो एवरेज ऑफ 9th एंड 10th टर्म। अच्छा, 9th टर्म क्या है जरा देखें, 9th टर्म है 4 और 10th टर्म है 5। तो एवरेज कैसे निकालते हैं 9th और 10th टर्म का। तो मैंने कहा पहला टर्म 4 है, 9th टर्म 4 है, 10th टर्म 5 है, 4 + 5 डिवाइड बाई 2। जब दो नंबर्स का एवरेज निकालना है, जब 18 नंबर्स का एवरेज निकाला था तो 18 नंबर्स को प्लस करके डिवाइड बाई 18 किया था। तो यहाँ जब दो नंबर्स का एवरेज निकालना है तो दो नंबर्स को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर हो गया 4.5। लिहाजा हमारा जो मीडियन है उसका आंसर क्या आ गया, मीडियन का आंसर क्या आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 4.5। तो अनग्रुप डाटा में अगर आपने मीडियन निकालना है तो आप क्या करते हैं, n+1/2 करते हैं, फिर जो आता है उसको रीड करते हैं। तो लेट सपोज n+1/2 का आंसर 8 आएगा, तो आप सिर्फ 8 टर्म उठाएंगे और 8 टर्म का आंसर दे देंगे। 9 आएगा 9 टर्म दे देंगे, लेकिन 9.5 आया तो 9th एंड 10th टर्म का एवरेज। इसी तरह 10 आता तो 10th टर्म दे देते, लेकिन 10.5 आएगा तो 10th एंड 11th का एवरेज देंगे। तो n+1 का जो आंसर होगा, अगर वो होल नंबर है तो उस पर्टिकुलर टर्म को दे देंगे, लेकिन अगर वो डेसिमल में आ रहा है तो फिर दोनों टर्म्स का जो है एवरेज लेकर फिर आंसर देंगे। अच्छा, ग्रुप के अंदर फॉर्मूला क्या है, बस n की जगह सिग्मा f आ गया। अब देखें, जहां पर n आ रहा था वहां पर सिग्मा f आ गया, तो कोई डिफरेंस तो नहीं है, जहां n था वहां सिग्मा f आ गया। तो n+1/2 वाला टर्म देख रहे थे, अब सिग्मा f+1/2 टर्म देख रहे हैं। तो सिग्मा f क्या है, जब मैंने सेम अनग्रुप डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट किया तो सिग्मा f n की जगह ही तो आ रहा है, तो सिग्मा f जो है वो 18 ही है। 18+1/2 किया मैंने, वही 9th टर्म आया, 9.5, 9.5 टर्म, मतलब एवरेज ऑफ 9th एंड 10th। लेकिन अब यहाँ टेबल से रीड कैसे करूं मैं, अब देखिए टेबल से कैसे रीड करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। यहाँ तक 2 नंबर्स हो गए, यहाँ तक 3 नंबर्स हो गए। हाथ देखें, प्लानिंग हैंड जो नजर आ रहा है ना, हैंड को देखें, फ्रीक्वेंसी टेबल पे आए, 9.5 वाला टर्म पढ़ना है। यहाँ तक 2 टर्म्स हो गए, यहाँ तक 3 टर्म्स हो गए, 2 + 1 3, 3 + 3 6, यहाँ तक 6 टर्म्स हो गए, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9th टर्म क्या आ रहा है 4, फिर 10th और 11th दोनों टर्म 5 है, तो 10th टर्म जो है वो 5 होगा। तो फिर जब मैंने कहा कि 5 और 4 और 5 है, तो मैंने कहा 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड आंसर आ गया 4.5। जैसा कि मैंने कहा कि ये आंसर सेम इसलिए आ रहे हैं ग्रुप अनग्रुप के, क्योंकि वही डाटा जो अनग्रुप था उसी को मैंने ग्रुप में कन्वर्ट किया है। भाई रॉ डाटा तो वही है ना,
जब एक डाटा को प्रोसेस करके इस अच्छी फॉर्म में लाऊंगा तो डाटा थोड़ी बदल रहा है। जब डाटा नहीं बदल रहा तो फिर ओवरऑल तो मामला वही है ना। लिहाजा मीन मीडियन दोनों और मोड का आंसर भी सेम आएगा। सही है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहली इंस्ट्रक्शन, ये नोट्स आपने अपने पास लिख भी लिए हैं, इसलिए क्लियर कट नोट्स आपके सामने होते हैं और मैं लिखवा भी पहले देता हूँ ताकि आपको समझ आ रहा हो। जब आपने सारी चीजें लिखी हुई होती हैं तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आता है। तो मीडियन निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। जिसको नहीं पता असेंडिंग ऑर्डर क्या है उसके लिए बता दिया, स्मॉल से लेकर बिग तक जाना है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ऊपर चढ़ने वाला ऑर्डर। और उसके बाद फिर मिडिल ऑब्जर्वेशन निकालनी है। मिडिल ऑब्जर्वेशन के लिए आपको फॉर्मूला बता दिए गए, लेकिन जो फॉर्मूला से बच्चे गलती ये करते हैं कि जो फॉर्मूला का आंसर होता है वही मीडियन का आंसर दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडियन का आंसर देखने के लिए जो आंसर आ रहा होता है n+1/2 का या सिग्मा f+1/2 का, उसको रीड करते हैं, और रीड करते हैं तो उसके बाद जब वो ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं तो फिर जाके हमारे पास मीडियन आता है। सही है, यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब जो है मोड की जाने बढ़ते हैं। मोड क्या होता है? मोड इस, अगर देखिए अनग्रुप डाटा की बात करूं तो मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, वो नंबर जो सबसे ज्यादा दफा आता है उसे मोड कहा जाता है। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा दफा आती है उसे मोड कहा जाता है। तो और ग्रुप डाटा में अगर बात करूं नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो देखिए बात तो सेम है ना। एक नंबर जो सबसे ज्यादा दफा आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने कल यही समझा था कि एक नंबर जितनी दफा अकर हो रहा है, जो अकरेंस है एक नंबर की, उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा दफा अकर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी तो वो मोड होगा। अच्छा, मोड के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट जो मोड के बाद देखना है आपने, देयर कैन बी मोर देन वन मोड। अच्छा, मीडियन देखिए एक आता है, मीन का आंसर भी एक आता है, लेकिन मोड का मसला ये है कि बाज़ औक़ात मोड यूनिक नहीं होता। भाई क्लास में 3 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 2 आए, और क्लास में 3 ही बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 9 आए। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किन नंबर्स की है? अगर आप देखें, अगर मैं नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट देखूं, सबसे ज्यादा दफा कौन सा नंबर अकर हो रहा है? तो 2 3 दफा अकर हो रहा है और 9 भी 3 दफा हो रहा है, तो मोड 2 भी होगा और 9 भी होगा। और अगर आप ग्रुप डाटा से देखें, टेबल फॉर्म में देखें, तो फ्रीक्वेंसी देखें सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी है? अच्छा भैया एक और गलती, सर फ्रीक्वेंसी 3 हाईएस्ट है तो मोड 3 होगा। नहीं बेटा, मोड नहीं 3 होगा। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो नंबर मोड होगा। फ्रीक्वेंसी मोड का आंसर नहीं है। मोड में हम फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते, मोड में हम वो नंबर लिखते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी 3 आप देखिए इस टेबल में सबसे ज्यादा है। किन किन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी 3 है? 2 की और 9 की। लिहाजा जब मैं मोड का आंसर दूंगा तो मैं कहूंगा मोड इज इक्वल टू 2 और 9। तो आप देखें इस केस में क्योंकि 2 और 9 दोनों 3 दफा रिपीट हो रहे हैं, दोनों मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, लिहाजा मोड 2 भी हो सकता है और 9। अच्छा, मोड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में लीस्ट रिलायबल मेजर है। मोड जो है उस पर मैं अभी थोड़ी सी और गुफ्तगू करता हूँ। थोड़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल बात जो है, हमारे सिलेबस में इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत बात जो है हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर के लिए वो कभी भी पूछ सकता है, एक या दो नंबर के लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम ए स्टार से ज़्यादा डिस्टिंक्शन के लिए पढ़ाते हैं, लिहाजा हर बात आपको बताएंगे। तो उसमें ये बात आपको बताई जाएगी कि भाई मीन मीडियन मोड में से सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा मेजर है। उस पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन अभी एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि इन तीनों में सबसे लीस्ट रिलायबल मेजर कौन सा है? मोड। अच्छा भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मोड, अब देखें ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो एवरेज होता है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अब क्लास में 3 बच्चे 9 मार्क्स लाए तो मोड 9 हो गया, क्लास के 3 बच्चे 2 मार्क्स लाए तो मोड 2 हो गया। अब हैरानगी की बात यह है, समझ ये नहीं आता कि मोड जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो 2 है या 9 है। मतलब एक डाटा सेट को दूसरे डाटा सेट से कंपेयर करने के लिए मैं 2 लूं या 9 लूं? आप देखिए ना, 2 बहुत लो वाला फिगर है, 9 बहुत हाई वाला फिगर है। 9 लेता हूं तो परफॉर्मेंस एग्जैजरेट हो गई, इतनी अच्छी क्लास है नहीं जितनी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। मोड 2 लेता हूं तो परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुरी दिखा रहा है ये, तो इसका मतलब ये मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी तो अच्छा नहीं है। या तो ये बहुत ही कोई हाई फाई परफॉर्मेंस दिखा रहा है या बिल्कुल ही माटी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसका मतलब मोड इज द लीस्ट रिलायबल मेजर।
तो अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो लीस्ट रिलायबल मेजर होता है वो मोड होता है। इसकी वजह मैंने आपके सामने रख दी कि वजह यह है कि वो यूनिक नहीं होता। अच्छा, और एक और कमाल की बात, देयर कैन बी नो मोड एट ऑल। अच्छा सर, ये कैसे हो सकता है कि कोई मोड ही ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा पढ़ने का मूड ना हो ये तो समझ आता है, लेकिन कोई मोड ना हो ये कैसे हो सकता है? तो मोड इसलिए नहीं हो सकता कि अगर लेट सपोज हर नंबर एक दफा आता, 0 1 2 3 4, क्लास में 10 बच्चे थे और 10 वैरायटीज आ गई। एक के 0 आए, एक के 1 आ गए, एक के 2, एक के 3, एक के 4, एक के 5, एक के 6। सबके नंबर जो है वो एक एक दफा आए। 0 भी एक दफा आया हुआ है, 1 भी एक दफा आया हुआ है, हर नंबर एक दफा आया हुआ है। या यूं सोचे 20 बच्चे हैं, 2 बच्चों के 0 आए, 2 बच्चों के 1 आए, 2 बच्चों के 2 आए, 10 नंबर का पेपर था, सब ने जो है वो 20 10 किस्म की वैरायटीज आई और हर वैरायटी 2 दफा रिपीट हुई। तो तमाम नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। ये कब होता है? नो मोड एट ऑल कब होता है? ये बात ऐड कर लें, व्हेन ऑल नंबर्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, या हर नंबर सेम दफा आ रहा है। व्हेन ऑल नंबर्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस देयर इज नो मोड। सही है? तो मीन, मीडियन एंड मोड तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिलायबल मेजर कौन सा है, इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। पहले मुझे यहाँ तक बताएं, कैलकुलेशन सबकी क्लियर हो गई? कैलकुलेशन सबको मीन मीडियन मोड की क्लियर है? आधी क्लास तो हमारी आई है, तो जो आई है वही बता दे भाई। बेटा मोड में मैंने सिर्फ इतना सा बताया था, मोड में मैंने सिर्फ ये बताया था कि मोड वो नंबर, उस नंबर को मोड कहते हैं जो सबसे ज्यादा दफा आ रहा हो। तो अब देखें, डाटा देखें, सबसे ज्यादा दफा कौन सा नंबर आ रहा है? 0 2 दफा आ रहा है, 2 3 दफा आ रहा है, और 9 3 दफा आ रहा है। जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन या वो नंबर जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट होता है वो मोड है। तो 2 जो है वो सबसे ज्यादा दफा आ रहा है और 9 भी सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, तो 2 भी मोड है और 9 भी मोड है। अब देखिए, मीन का एक आंसर आ रहा है, मीडियन का एक आंसर आ रहा है, लेकिन मोड का जो आंसर आ रहा है वो एक नहीं आ रहा, 2 आ रहे हैं। तो अब कौन सी वैल्यू डाटा को रिप्रेजेंट करती है हमें समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लीस्ट रिलायबल मेजर है। लेकिन अभी आपके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ लें कि ये मोड निकला कैसे, क्योंकि 2 3 दफा आ रहा है और 9 भी 3 दफा आ रहा है और बाकी सब नंबर कम दफा आ रहे हैं। लिहाजा मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा दफा आता है। तो 2 3 दफा आ रहा है, 9 भी तीसरी 3 दफा आ रहा है, तो मोड 2 भी है और 9 भी है। और अगर मैं ग्रुप डाटा से देखूं तो वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब बात वही है, जो सबसे ज्यादा दफा आ रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी देखें, आप टेबल में देखें, फ्रीक्वेंसीज देखें, 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3। तो फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ नजर आ रही है सबसे ज्यादा? जो नंबर 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है और जो नंबर 9 है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। लिहाजा 9 भी हमारा मोड हो जाएगा और 2 भी हमारा मोड हो जाएगा। तो मोड 2 भी है और मोड 9 भी। और ये लीस्ट रिलायबल मेजर क्यों है? क्योंकि ये यूनिक नहीं होता और बाज औकात कोई मोड होता ही नहीं है। भाई हर नंबर अगर एक एक दफा आएगा या हर नंबर दो दो दफा आएगा, तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा दफा आ रहा है? हम बोलेंगे सारे नंबर बराबर दफा हैं। जब सारे नंबर बराबर दफा आ रहे हैं तो इसका तो सिंपल सा मतलब है, और वो ये कि हमारा जो मोड है वो है ही नहीं। तो बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा दफ़ा एक से ज़्यादा मोड होते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में। और कुछ एग्जांपल ऐसे भी हो सकते हैं कि इसमें कोई मोड ही ना हो। इसका एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं तो 0 0 2 2 4 4 6 नंबर्स हैं, और 0 भी 2 दफ़ा है, 2 भी 2 दफ़ा है, 4 भी 2 दफ़ा है। अब आपसे कोई कहे भाई इस डाटा का मोड निकालो, तो मैं बोलूँगा इस डाटा का कोई मोड नहीं निकल सकता, क्योंकि कोई नंबर किसी से ज़्यादा दफ़ा आ ही नहीं रहा, सब नंबर्स दो दो दफ़ा आ रहे हैं। तो बस आज का टॉपिक यहीं पर ही खत्म करते हैं। अभी 10 मिनट हैं, यह 10 मिनट हैं, मुझे पहले मुकम्मल करने दो। ठीक। फजूल बात नहीं किया करो, मुझे डिसाइड करने दिया करो क्लास कब ख़त्म करनी है। होशियारी नहीं किया करो, इससे मेरी बहुत हटती है। सही है? चलिए, ये मैंने कर लिया, आपने लिखा हुआ तो था ही, छोटी मोटी वर्किंग आपने ऐड कर ली होगी, नहीं की तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ रहा हूँ।
अच्छा अब देखें, विच इज द मोस्ट रिलायबल मेजर, सबसे ज्यादा रिलायबल मेजर कौन सा है। अच्छा अब मैंने आपको जैसे कि कहा कि ये जो है ए लेवल स्टैटिस्टिक्स में इसकी थ्योरेटिकल गुफ्तगू थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन यहाँ भी हमने कभी कभार इक्का दुक्का मार्क के लिए देखी, थोड़ा बहुत कभी डिस्कस हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर ना हो तो वो इक्का दुक्का मार्क हम नहीं ले सकते। लिहाजा इस बात पे गुफ्तगू कभी कभार वो पूछ लेता है कि भाई इस कौन सा मेजर रिलायबल है, पूछ सकता है एक नंबर के लिए। ऑल्दो इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं आता, ए लेवल्स में ज़्यादा आता है, लेकिन हम जो है हर एक नंबर को कवर करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा रिलायबल मेजर कौन सा है, विच इज द मोस्ट रिलायबल मेजर, सही है। तो ये सवाल अगर आपसे कोई पूछे तो फिर आपके जहन में ये गुफ्तगू होनी चाहिए जो अब मैं करने जा रहा हूँ, और ये आप अपने पास नोट डाउन भी कर लेंगे कि विच इज द मोस्ट रिलायबल मेजर। नंबर 1, mean is the most reliable measure if there are no extreme values because it takes into account all the values। अगर आपसे पूछा जाए, हाँ रंजन मैंने नोट कर लिया है, रंजन अटेंडेंस में होना चाहिए। अच्छा, मीन इज द मोस्ट रिलायबल मेजर if there are no extreme values because it takes into account all the values। अच्छा अब आपसे कोई पूछे भाई सबसे रिलायबल मेजर कौन सा है, तो आप बोलेंगे देखिए मीन सबसे ज्यादा रिलायबल मेजर है। इसकी क्या वजह है कि आप देखिए मीन हर वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता है। जब हम मीन निकालते हैं तो हम तमाम नंबर्स को ऐड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो मीन जो है हर नंबर को इज्जत देता है, हर नंबर को शामिल करता है। जब हर नंबर मीन की कैलकुलेशन में शामिल हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि मीन सबसे ज्यादा रिलायबल मेजर है। लेकिन एक मसला है, इसकी रिलायबिलिटी भी कब तक है, जब तक कि कोई एक्सट्रीम वैल्यूज ना हो डाटा में। सर ये एक्सट्रीम वैल्यूज की थोड़ी सी वजाहत कर दें, एक्सट्रीम वैल्यूज की थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ, जरा सुने बेटा। एक्सट्रीम वैल्यूज की वजाहत में लेट्स सपोज अगर मैं आपसे शेयर करूं तो सबसे पहली चीज, एक्सट्रीम वैल्यूज का एग्जांपल सुने। एक 100 मार्क्स का पेपर हुआ, बच्चों को बहुत मुश्किल लगा, बच्चों को बहुत मुश्किल लगा। किसी के 20 नंबर हैं, किसी के 30 नंबर हैं, खाली 5 बच्चों नहीं 10 बच्चों ने नंबर दिए। 2 के 30 हैं, फिर 40 हैं, फिर 45 हैं, फिर 50 भी हैं, फिर 55 भी हैं। सिक्सटी भी नंबर आए हुए हैं। एक बच्चा भाई उसने तो कमाल ही कर दिया, 100 में से 100 ले आया या 95 ले आया। अच्छा बल्कि ये भी थोड़ा डाटा थोड़ा सा ऑफ जा रहा है, इस तरह की परफॉर्मेंस थी ओवरऑल। ये है डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ले लें, 9 बच्चे थे, सही है। अब अगर देखें तो हुआ क्या, ये जो नंबर्स हैं ये तकरीबन करीब करीब हैं, 30 से 60 तक जो है उनका एवरेज जो है वो एक मुनासिब आएगा, तकरीबन 40-50 तक। लेकिन ये जो 95 वाला नंबर है ये एक्सट्रीम वैल्यू है। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू का सिनेरियो ये हुआ कि क्लास में ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, इक्का दुक्का बच्चे ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा हाई आ गई कि जब क्लास की एवरेज निकाली गई तो वो 70 आ गई, ये 65 आ गई लेट्स सपोज। अब मुझे बताएं ऐसे डाटा में अगर एवरेज 60-65 आती है तो क्या ये मुनासिब एवरेज है? लोगों को क्या इमेज जा रहा है कि यार इस क्लास की ओवरऑल परसेंटेज जो है 65 है, जबकि 65 या 60% सिर्फ और सिर्फ एक उस बच्चे काबिल बच्ची की वजह से जो 95 लाया है। इसका मतलब मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, सही है, मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसी तरह एक और एग्जांपल, एक क्लास का टेस्ट हुआ, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आसान टेस्ट था, 100 90 85 80 85 90 95। एक दो बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल ही माठे थे, नेक्स्ट लेवल के, उनकी परफॉर्मेंस आ गई 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर। क्लास की एवरेज निकाली गई तो 50% आ रही है, 60% आ रही है। अब बच्चे हैरान, सर हमारी क्लास ने तो इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर हमारी एवरेज सिर्फ 60% क्यों आ रही है? तो फिर बोलेंगे बेटा आपकी क्लास के जो 2-3 महान हीरोज हैं ना, लेजेंडरी जो बच्चे हैं, उनकी वजह से आपकी परसेंटेज ओवरऑल गिरी है।
इससे क्या मतलब हुआ कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, मीन तमाम नंबर्स को इज्जत देता है, मीन तमाम नंबर्स को इज्जत देता है, इसलिए सबसे रिलायबल है। लेकिन ये इज्जत देना बाज़ औक़ात भारी पड़ जाता है, और भारी कब पड़ जाता है, जब कुछ नंबर्स ऐसे हों जो बाकी नंबर से हट कर हों। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सबसे रिलायबल मेजर कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई मीन सबसे ज्यादा रिलायबल मेजर है, क्योंकि वो तमाम डाटा को कंसिडरेशन में लेता है। लेकिन अगर उस डाटा के अंदर आप कोई डाटा देखो जिसमें आप अलग से कोई वैल्यू देखो, तमाम वैल्यूज बड़ी हों और इक्का दुक्का छोटी हो, या तमाम छोटी हो इक्का दुक्का बड़ी हो, तो आप समझ जाना कि ये एक्सट्रीम वैल्यू वाला केस है। और एक्सट्रीम वैल्यू के केस में हमने मीन नहीं लेना होता, मीन रिलायबल नहीं होता। फिर कौन सा रिलायबल होता है, मीडियन रिलायबल होता है। तो देखिए अगला नोट, मीडियन इज प्रेफर्ड व्हेन देयर आर एक्सट्रीम वैल्यूज बिकॉज मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो कभी कभार एक दो नंबर के लिए पूछता है भाई ये डाटा है, इसका मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, मोड भी निकालो, और अब ये बताओ कि तीनों में से सबसे रिलायबल मेजर कौन सा है। तो वो जो फतवा है जो जारी करना होगा आपको, वो आप कैसे जारी करेंगे, वो जो आप एक बात एक वर्डिक्ट पास करेंगे, वो कैसे वर्डिक्ट पास करेंगे, उसके लिए आपने उस डाटा को अच्छी तरह देखना होगा और परखना होगा। अगर आपने उस डाटा को देखा और आपने कहा कि इसमें कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, तमाम वैल्यूज करीब करीब है, आप बोलेंगे मीन इज द मोस्ट रिलायबल मेजर बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द वैल्यूज। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलायबल है, तो सिर्फ बता दें यही रीजन पूछता है कि क्यों, तो फिर आप बताएंगे भाई क्योंकि ये तमाम वैल्यूज को कंसिडर कर रहा है। और अगर कभी आपके सामने एक सवाल आए और उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज शामिल हो, तमाम छोटी हैं और कुछ इक्का दुक्का बड़ी हैं, तमाम बड़ी हैं इक्का दुक्का छोटी हैं, आप बोलेंगे इस केस में मीडियन रिलायबल है। क्यों मीडियन रिलायबल है भाई, क्योंकि भाई इस सवाल में एक्सट्रीम वैल्यू, आप बोलेंगे मीडियन इज प्रेफर्ड इन दिस केस बिकॉज देयर आर एक्सट्रीम वैल्यूज इन द सिनेरियो व्हिच अफेक्ट्स मीन, लिहाजा इस केस में हमने मीडियन को प्रेफर करना है। तो यूजुअली मीन प्रेफर होगा क्योंकि वो तमाम वैल्यूज को लेता है। मीडियन क्या करता है, अच्छा मीडियन इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि मीडियन के लिए हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो छोटी वाली वैल्यूज सबसे पहले आ जाती हैं, बड़ी वाली वैल्यूज सबसे एंड में आ जाती हैं, और मीडियन तो बीच से उठाया जाता है, तो बीच वाली वैल्यूज पे एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लिहाजा मीडियन बिल्कुल सही सलामत रहता है और मीडियन का आंसर सही आता है। फिर मैंने आखिरी पॉइंट लिखा है कि भाई मीन और मीडियन में जंग होती है, मोड को तो हम वैसे ही साइड लाइन कर देते हैं, क्योंकि मोड का मसला क्या है, मोड इज यूजुअली नॉट प्रेफर्ड एंड इट इज द लीस्ट रिलायबल मेजर। ये लीस्ट रिलायबल मेजर क्यों है, क्योंकि एट टाइम्स देयर इज नो मोड, ये ऊपर लिखवा दिया ना, एट टाइम्स देयर इज नो मोड, और एट टाइम्स, ये मैं आगे लिख देता हूँ, ये तो मैंने ऊपर लिख दिया ना। अच्छा, लेकिन ये बहुत कम होता है कि मोड ना हो, यूजुअली तो मोड होता है। तो एट टाइम्स देयर इज नो मोड, एक तो ये मसला है, लेकिन मोड का असल वजह प्रेफर करने की ये नहीं है कि कोई भी नंबर जो मैक्सिमम दफा रिपीट हो गया वो मोड बन गया। अब क्लास की परफॉर्मेंस 20 30 30 20 30 है, सबकी परफॉर्मेंस कम है, सही है ना। क्लास में 20 बच्चों में से 18 बच्चों की मार्क्स जो हैं वो 50 से कम है, दो बच्चे शानदार परफॉर्मेंस के साथ 90 90 90 ले आए, दो के 90 आ गए। अच्छा, कोई और नंबर दो दफा रिपीट हुआ ही नहीं, बस 90 दो दफा रिपीट हुआ। जब 90 दो दफा रिपीट हुआ तो हमने कहा भाई मोड हमारा 90 है। अब बताए ना ये मोड रिलायबल कैसे हुआ, जो नंबर सबसे ज्यादा दफा आएगा तो उसको हम एवरेज कह देंगे। ये कैसा मोड, कैसा तरीकेकार है, ये तो कोई रिलायबल बात नहीं हुई। इसीलिए यहाँ लिखा है कि मोड इज यूजुअली नॉट प्रेफर्ड बिकॉज इट इज द लीस्ट रिलायबल मेजर, एनी वैल्यू व्हिच इज रिपीटेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बिकम्स द मोड। कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा दफा कर होता है वो मोड बन जाता है, लिहाजा मोड को हम प्रेफर नहीं करते। ऑल्दो ये, हाँ मैंने लिख दिया जी अरीशा, मोड इज नेवर प्रेफर्ड, जी बिल्कुल, वी नेवर प्रेफर मोड, यूजुअली हम प्रेफर नहीं करते उसको। लेकिन अगर आप कभी मीन मीडियन मोड तीनों निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे या तो मीन प्रेफर होता है, मीडियन। मोड को मैंने कभी प्रेफर होते हुए नहीं देखा, ना कभी किताबों में ये लिखा है कि मोड लीस्ट रिलायबल मेजर है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, उसकी वजह मैंने आपके सामने रख दी। कभी कभार मोड होता नहीं है, और ज्यादातर मोड होता तो है, लेकिन जो भी नंबर रिपीट हो जाता है सबसे ज्यादा दफा वो मोड बन जाता है, इसलिए हम मोड को प्रेफर नहीं करते। जो भी सवालात आज तक हमने देखे हैं और जो किताबों में हमने लिखी हुई बात देखी है वो यही देखी है, और जनरली जो बात समझ आती है वो भी यही बात समझ आती है कि मोड को हम प्रेफर नहीं करेंगे। सही है। अच्छा जी अरीशा, तुम्हारा जवाब भी तुम्हें मिल गया।
बाकी मुझे सब एक्नॉलेज करें कि यहाँ तक हम सबको जो है जितनी बात भी हमने की है, ये मैं एक्स्ट्रा माइल ही जाके मैंने बातें कवर की हैं। रिलायबिलिटी के हवाले से इतना ज़्यादा इस पर डिस्कशन यूजुअली ओ लेवल्स की स्टैटिस्टिक्स में नहीं की जाती, लेकिन मैं फिर भी डिस्कशन इसीलिए करता हूँ कि भाई किसी भी किस्म का कोई डाउट ना रहे, और जब सवाल आए तो आप ये सोचें कि आपको वो चीज़ सर सुफियान ने डिलीवर की है इंशाल्लाह। तो हर चीज़ डिटेल में जाके मैं समझाता हूँ ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ज़रा एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाए सबसे तो बड़ी खुशी हो जाएगी इंशाल्लाह। सब एक्नॉलेज कर दें भाई। सही है भाई, आज हमने बेसिक मीन मीडियन मोड निकालना सीख लिया। बिल्कुल समझ आएगा इंशाल्लाह, फुल अच्छा वाला ही आएगा। और यकीन करें ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए, अगर आप सही तरीके से लें तो इतनी डिस्ट्रैक्शन फ्री क्लासेस हैं कि अगर आप सही तरीके से लें तो आपको इतना मज़ा लग जाएगा कि आपको फिजिकल क्लासेस में इतना मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है और आपका टीचर क्लियरली हर चीज़ को डिलीवर कर रहा है तो आपके लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। सही है, तो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखें। बैकअप के लिए 4G का पैकेज 200 300 400 महीने पर महीने वाला करा लें, और जब लाइट जाए तो आप उसके थ्रू कनेक्ट हो। क्लासेस मेक श्योर करें कि आप लें। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। काफ़ी बच्चों का फीडबैक है दे आर मोर इफेक्टिव। सही है, और ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं बीकन हाउस में पढ़ा रहा हूँ अल्लाह के फजल से, तो वहाँ यकीन करें जिनको मैंने लास्ट टाइम AS में पढ़ाया उनको मैं A2 में भी पढ़ा रहा हूँ भाई।